हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग, लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। तो सबसे पहली बात हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। देखिए, देर आर 5 सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड विच यू मस्ट रिमेंबर and no need to remember detail of these properties। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, शॉर्ट फ्रेजेस आप याद रख सकते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो पहले हम 5 प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, आयोनिक कंपाउंड दे आर हार्ड सॉलिड। Now, whenever something is hard, it means it has high melting and boiling point. And whenever anything in chemistry, any material in chemistry, it has high melting and boiling point, it is difficult to evaporate, and such materials are known as non volatile। तो 3 बेसिक प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है आयोनिक कंपाउंड की। नंबर 1, दे आर हार्ड सॉलिड। नंबर 2, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3, दे आर नॉन वोलेटाइल। Number 4, next property of ionic compound, all the ionic compounds, they are electrolytes। they are electrolytes। and the most important property जो आपने अपने माइंड में रखनी है, ionic compounds they have no molecules। कोई molecules नहीं होते ionic compound के, rather they exist as clusters of ions। तो 5 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है ionic compound की: हार्ड सॉलिड, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन वोलाटाइल, electrolytes and they have no molecules। अब इनकी एक्सप्लेनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो क्या एक्सप्लेनेशन आपने याद रखनी है? पहली 3 प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर इंटरलिंक्ड। तो पहली 3 प्रॉपर्टीज की रीजन एक ही है, व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड सॉलिड, व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई दे आर नॉन वोलेटाइल। तो सिंपल रीजन आपने याद रखनी है, सिंस दे हैव स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। So due to strong ionic bond between oppositely charged ions, ionic compound they have high melting and boiling point, they are non-volatile, they are hard solid। अब यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो जब कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर, तो एक सिंपल सी टर्म आपने याद रखनी है, स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड इट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। फैक्टर जो आपने याद रखना है आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इट डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज डेंसिटी इट इज अ रेशो। किस चीज की रेशो है? चार्ज डेंसिटी इज अ रेशो ऑफ चार्ज एंड रेडियस। चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ एन आयन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट आयन विल गिव अस चार्ज डेंसिटी। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज ओवर रेडियस। क्या रिलेशनशिप है चार्ज रेडियस और चार्ज डेंसिटी का? सिंगल वर्ड एक्सप्लेनेशन आप याद रख सकते हैं, अगर किसी आयन का रेडियस स्मॉल हो, चार्ज हाई हो, तो उस आयन की चार्ज डेंसिटी हाई होगी। रेडियस स्मॉल होना चाहिए किसी आयन का, चार्ज हाई होना चाहिए, तब चार्ज डेंसिटी हाई होगी। और जब भी आयंस की चार्ज डेंसिटी हाई होती है, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इट इज मोर। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आप कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी आयनिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। और चार्ज डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब किसी आयन पे चार्ज ज्यादा होगा और उसका रेडियस स्मॉल होगा। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड, आपने चार्ज डेंसिटी को अपने माइंड में रखना है। चार्ज डेंसिटी के साथ साथ आपने आयोनिक चार्ज और आयोनिक रेडियस को भी कंसीडर करना है। मैं आपको 2 क्वेश्चंस सॉल्व करवा देता हूं, 2 एग्जांपल्स। देखें, लेट्स सपोज हमें एग्जांपल दी हो सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, और आपसे ये पूछा जाए विच वन ऑफ दीज टू वुड हैव स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। तो आपने कैसे अपना माइंड मेकअप करना है बिफोर राइटिंग आंसर इन योर एग्जाम? सबसे पहले आपने ये फैक्टर्स अप्लाई करने हैं कि विच वन ऑफ दीज टू कंपाउंड इज हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपने इन कंपाउंड्स के एटम्स के ऊपर चार्ज लिखना है। सोडियम 1 प्लस
F1 माइनस, सोडियम 1 प्लस, Cl1 माइनस। अब आप एक चीज देख सकते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में एक आयन ऐसा है जो कॉमन आयन है। जो कॉमन आयन्स होते हैं, दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन डिसाइडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ उन आयन्स पे डिपेंड करती है जो दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट होते हैं। अब हमें पता चल गया कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन कंपाउंड में डिपेंड कर रही है फ्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन। अब हमने इन दोनों का चार्ज देखना है। फ्लोराइड एंड क्लोराइड आयन दोनों का चार्ज इक्वल है, वन नेगेटिव है। अगर चार्ज इक्वल हो देन वी विल लुक फॉर द रेडियस। अगर किसी एग्जांपल में चार्ज ही ग्रेटर हो तो जिस आयन का चार्ज ज्यादा होगा उस आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमारे दोनों आयन्स का चार्ज इक्वल है, तो अब हम रेडियस देखेंगे। रेडियस देखने का सिंपल सा मेथड ये है कि आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर का आइडिया होना चाहिए। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो बड़ी सिंपली आप गैस कर सकते हैं, फ्लोरीन में चूंकि 9 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो किस आयन का रेडियस स्मॉल होगा? फ्लोराइड आयन का रेडियस स्मॉल होगा। तो हम कह सकते हैं सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में से स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड सोडियम फ्लोराइड में होगा। रीजन क्या लिखेंगे? सिंस फ्लोराइड आयन हैज हाई चार्ज डेंसिटी। वाई? बिकॉज फ्लोराइड आयन इज स्मॉलर इन रेडियस। अगर चार्ज आइडेंटिकल है तो चार्ज को मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक दफा फिर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन ये था, विच वन ऑफ दीज टू कंपाउंड हैज स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड? तो आंसर होगा सोडियम फ्लोराइड, NaF, सिंस फ्लोराइड आयन हैज हाई चार्ज डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल रेडियस। चार्ज को आप कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे बिकॉज चार्ज इज आइडेंटिकल। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग इसे अटेम्प्ट करें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। Which one of these two compound has strong ionic bond? Sodium oxide and magnesium oxide. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने आंसर लिख लिया है तो आप देख सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों कंपाउंड्स के आयंस पे चार्ज लिखना है। सोडियम 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब इस केस में इन दोनों कंपाउंड में जो कॉमन आयन है इट इज ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन को इग्नोर कर दें। सोडियम और मैग्नीशियम को आप देखें, इन दोनों में से किस आयन का चार्ज हायर है? मैग्नीशियम, इट इज हैविंग हायर चार्ज। तो इसका मतलब हुआ मैग्नीशियम हैज हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डिफरेंट हो, रेडियस को देखने की जरूरत ही नहीं है। मैग्नीशियम का चार्ज ज्यादा है तो मैग्नीशियम, इसका मतलब है इट हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। तो स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड किस कंपाउंड का होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड सिंस magnesium ion has high charge density due to higher charge, due to greater charge than that of sodium. अब आपने इस बात को माइंड में रखना है, जब कभी एग्जाम में AS में A2 में आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आए, हमेशा याद रखना है आयोनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है? हाई चार्ज एंड स्मॉल रेडियस होगा, चार्ज डेंसिटी हाई होगी। जितनी चार्ज डेंसिटी हाई होगी ionic bond would be stronger. So ionic compound, they are hard solid, they have high melting and boiling point, they are non volatile due to strong ionic bond। और ionic bond strong होने की वजह चार्ज डेंसिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिस पे हम बात करते हैं इट इज इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? यू पीपल आर स्टडिंग फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। इलेक्ट्रोलाइट किसी भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन प्रोड्यूस आयोनिक सोल्यूशन। दो बातें आपने याद रखनी है इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करते हुए। पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट इज एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस आयोनिक सोल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एंड सेकंड थिंग, व्हेन इट हैज प्रोड्यूस्ड आयोनिक सोल्यूशन इट मस्ट बी एबल टू शो कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंप्लीट डेफिनेशन जो आपने लिखनी है, चाहे 1 मार्क के लिए हो चाहे 2 मार्क्स के लिए, आपने हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस आयोनिक सोल्यूशन एंड कैन शो कंडक्शन इन सोल्यूशन फॉर्म। तो ये बात आपने याद रखनी है इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन में। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट की दो टाइप्स होती हैं केमिस्ट्री में। वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट and other type of electrolytes they are known as weak electrolyte।
अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज लिंक्ड विद सॉल्युबिलिटी, इट इज लिंक्ड विद आयोनाइजेशन इन वाटर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं दैट डिसॉल्व्स, दैट आयोनाइजेज कंप्लीटली, दैट डिसॉल्व्स, दैट आयोनाइजेज फुली, उसको हम कहते हैं दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर कोई केमिकल सब्सटेंस हम वाटर में ऐड करें, इट आयोनाइजेज और इट डिसॉल्व्स पार्शली, इट डिसॉल्व्स स्पेरिंगली, तो हम कहते हैं दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है। स्ट्रांग वो होता है दैट आयोनाइजेज फुली, दैट डिसॉल्व्स फुली, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट आयोनाइजेज पार्शली, दैट आयोनाइजेज स्पेरिंगली। तो आपने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की दो टाइप्स याद रखनी है। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस आयोनिक सॉल्यूशन एंड कैन शो कंडक्शन। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, केमिस्ट्री में जब कभी कोई भी मटेरियल कंडक्टर होता है, कंडक्शन डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। तीन डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से कंडक्शन हो सकती है केमिकल मटेरियल्स में। अब वो तीन फैक्टर्स क्या हैं जो आपने याद रखने हैं? पहला फैक्टर जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल केमिस्ट्री में कंडक्शन कर सकता है, कंडक्शन होती क्या है? कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो पहली रीजन जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज हो सकती है किसी भी केमिकल मटेरियल में, इट इज ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आप कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक रीजन जिसकी वजह से कंडक्शन होती है केमिकल मटेरियल की, वो आप याद रख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एक रीजन जिसकी वजह से मटेरियल्स दे कैन शो कंडक्शन। दूसरी रीजन जिसकी वजह से कंडक्शन हो सकती है केमिकल मटेरियल्स की, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। एंड थर्ड फैक्टर जिस पे कंडक्शन डिपेंड करती है केमिकल मटेरियल की, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। तो केमिस्ट्री में कोई केमिकल मटेरियल कंडक्टर हो सकता है, इट कैन शो फ्लो ऑफ चार्ज ईदर, या तो उसके पास फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या उसके पास मोबाइल आयंस होने चाहिए, या इट मस्ट बी एबल टू शो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। क्या क्या टिपिकल एग्जांपल्स हैं? एक एक दो दो एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। कौन से केमिकल मटेरियल दे कैन शो कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में आप सारी मेटल्स को याद रख सकते हैं, एंड वन नॉन मेटल दैट कैन शो कंडक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और वो मेटल है कार्बन। आपने ग्रेफाइट नहीं कहना, एक्चुअली जो नॉन मेटल है इट इज कार्बन। ग्रेफाइट इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो हमने कभी भी ग्रेफाइट यहां पे नहीं लिखना। जब भी हमसे पूछे विच नॉन मेटल कैन शो कंडक्शन थ्रू माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर आपने लिखना है कार्बन in the form of graphite. Graphite is not the, it is not considered as the non-metal. Carbon is the actually non-metal and graphite is just an allotrope. कौन से मटेरियल्स हैं विच कैन शो कंडक्शन थ्रू फ्री मोबाइल आयंस? दो टाइप की एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं। एक टाइप के कंपाउंड जो हम पढ़ रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड, दे कैन शो कंडक्शन थ्रू मोबाइल आयंस। और दूसरी टाइप के कंपाउंड विच कैन शो कंडक्शन थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल आयंस, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं इसकी डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट राइट नाउ जस्ट रिमेंबर that there can be two types of covalent compound. One type of covalent compound are known as polar, other type of covalent compound can be non-polar. तो covalent compound की दो further types होती हैं, one is polar, other is non-polar. इसकी डिटेल आगे आएगी, इसी चैप्टर में हमने स्टडी करनी है। कौन से एटम्स, कौन से मटेरियल्स हैं दैट कैन शो कंडक्शन ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स? सेमीकंडक्टर्स। और टिपिकल सेमीकंडक्टर्स जो आप याद रख सकते हैं, सेमीकंडक्टर दे कैन बी ईदर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम। these are the metalloid which can show conduction through vibration of atoms. तो केमिस्ट्री में आपने याद रखना है जब भी कंडक्शन होती है, कोई भी मटेरियल अगर कंडक्शन करता है, या उसके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या मोबाइल आयंस होंगे, या वो फ्री
या वो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स की वजह से कंडक्शन कर रहा होगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल आयंस और वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, इनमें से कोई एक फीचर होना चाहिए, देन अ केमिकल मटेरियल इट कैन बिकम कंडक्टर। आयोनिक कंपाउंड हम जो पढ़ रहे हैं, मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, आयोनिक कंपाउंड दे आर कंडक्टर एंड दे आर कंडक्टर in which form they can show conduction in molten and solution form, solution in water। तीन डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं आयोनिक कंपाउंड की, सॉलिड, मोल्टन, सॉल्यूशन। सॉलिड में आयोनिक कंपाउंड दे आर नॉन कंडक्टर। व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर? बिकॉज दे हैव नो मोबाइल आयंस। बट in the molten is the liquid form of a solid that is obtained on heating। जब हम किसी भी सॉलिड कंपाउंड को हीट करते हैं, हीट करने से जब वो मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं, उस फॉर्म को हम कहते हैं मोल्टन फॉर्म। तो आपने याद रखना है, आयोनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर in the solid state, in the solid form, because they have no mobile ions। but molten form में और solution form में ionic compounds are good conductor because they have mobile ions and they can carry the flow of charge। तो दो फॉर्म्स हैं आयनिक कंपाउंड की जो कंडक्टर होती हैं, मोल्टन एंड एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म। तो इलेक्ट्रोलाइट में आपने ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, डेफिनेशन आनी चाहिए आपको इलेक्ट्रोलाइट की, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको याद होनी चाहिए, और केमिस्ट्री में मटेरियल्स की कंडक्शन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, ये तीन प्रॉपर्टीज, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल आयंस, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, आपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने जो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड्स की आपके माइंड में होनी चाहिए। जब कभी कहीं भी आप कोई आयोनिक कंपाउंड आपको गिवन हो या आप देखें सुने, आपने हमेशा माइंड में रखना है कि आयोनिक कंपाउंड दे हैव नो मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो है दे कैन बी प्रेजेंट, दे कैन बी फाउंड फॉर कोवलेंट कंपाउंड। तो कोवलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आप याद रख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड हैव नो मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट कंपाउंड हैव मॉलिक्यूल्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन को रीड करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल का वर्ड लिखा हो इसका मतलब है वो कंपाउंड कोवलेंट है, और अगर मॉलिक्यूल ना लिखा हो इसका मतलब है वो कंपाउंड आयोनिक है। तो मॉलिक्यूल बेसिक डिफरेंस है बिटवीन कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो याद रखनी है। then how ionic compound they exist as? Ionic compound they exist as clusters, a combination of ions, clusters of ions or combination of ions, they have no molecules। ये जो clusters of ions हैं, in this form when ionic compound they exist, इस फॉर्म को हमने क्या नाम दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं ionic compound have cubic crystal lattice structure। cubic crystal lattice structure, ये जो क्लस्टर ऑफ, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ आइंस है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? लैटिस स्ट्रक्चर की केमिस्ट्री में 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। देयर कैन बी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। लेकिन लैटिस स्ट्रक्चर होता क्या है? इट इज 3D और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। चाहे एटम्स हो हमारे पास, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो 3 डायमेंशंस हैं, एक्स वाई जी, तीनों एक्सिस में ग्रो कर रहे हैं, एक्स पे भी, वाई पे भी, जी पे भी, तो दैट इज लैटिस स्ट्रक्चर। 3D, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इट इज नोन एज लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर की मैंने आपको बताया 4 टाइप्स हैं जो आपने याद रखनी है। एक एक दो दो एग्जांपल भी मैं बता देता हूं, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1-2 मार्क के लिए। पहली टाइप जो लैटिस स्ट्रक्चर की है, हम पढ़ रहे हैं आयोनिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। कोई भी आयोनिक कंपाउंड होगा उसकी लैटिस को हम कहेंगे आयोनिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। सेकेंड टाइप सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको बताया था मॉलिक्यूल का वर्ड कहीं भी आ जाए आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि उस कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होगी। मॉलिक्यूल का मतलब है उस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। एक और टाइप की भी मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर होता है जाइंट जाइंट मॉलिक्यूलर लैटिस और जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर और मैक्रोमोलेकुलर लैटिस स्ट्रक्चर। ये भी कोवलेंट कंपाउंड होता है,
बट दी कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, बट दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल। और फोर्थ टाइप की जो लैटिस हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, इट इज मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर। तो आपने याद रखना है केमिस्ट्री में फोर टाइप्स के लैटिस स्ट्रक्चर हैं। एक है आयोनिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर, मैक्रोमोलिकुलर और जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर एंड मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर। मैक्रोमोलिकुलर और जाइंट मोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर और मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर। एक एक एग्जांपल आप इन सब की याद रखें, एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आए आपको ये एग्जांपल याद होनी चाहिए। आयोनिक क्रिस्टल लैटिस में आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को की एग्जांपल लिख सकते हैं, लाइक NaCl, MgO, these are having ionic crystal lattice structure। सिंपल मॉलिक्यूल में लेटिस स्ट्रक्चर में आप एग्जांपल याद रख सकते हैं आयोडीन की, सल्फर की, फास्फोरस की। आयोडीन के एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, तो हम कहते हैं आयोडीन इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, दो एटम की वजह से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑक्टा 8। और फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं, इसे हम कहते हैं टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा मीन्स 4। तो ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की, सिंपल मॉलिक्यूलर लैटिस स्ट्रक्चर की। मैक्रोमोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर में एग्जांपल आप याद रख सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड, सिलिका एंड सिलिकॉन कार्बाइड। SiO2 को हम सैंड भी कहते हैं, सिलिका भी कहते हैं एंड सिलिकॉन कार्बाइड। ये एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं मैक्रोमोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं मैक्रोमोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर की, ये कंपाउंड मैक्रोमोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर है। अगर आप डायमंड और ग्रेफाइट की एग्जांपल देंगे तो वो भी मैक्रोमोलिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर है, लेकिन याद रखें दे आर नॉट कंपाउंड्स। डायमंड इज नॉट अ कंपाउंड, ग्रेफाइट इज नॉट अ कंपाउंड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ वन एलिमेंट कार्बन। तो वो एलिमेंटल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये कंपाउंड मैक्रोमोलिक्यूल की मैंने आपको एग्जांपल दी है। लेकिन अगर आप डायमंड और ग्रेफाइट याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि दे आर एलिमेंटल मैक्रोमोलिक्यूल। मेटेलिक लैटिस में आप कोई भी मेटल याद रख लें, सोडियम, कॉपर, जिंक, कोई भी मेटल, दे हैव मेटेलिक लैटिस स्ट्रक्चर। तो याद रखना आपने केमिस्ट्री में 4 टाइप्स ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर है। लैटिस क्या होता है? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इट इज नोन एज लैटिस स्ट्रक्चर। ये बात आपने याद रखनी है। अब क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी डायग्राम मैं आपको स्केच करना बता देता हूँ। 2 डिफरेंट वेज से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे स्केच अगर करने को कहेगा तो आपने एग्जाम में करना है। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, व्हाट इज अ क्यूब? क्यूब इज अ मैथमेटिकल फिगर। क्यूब हम किसी भी ऐसी फिगर को कहते हैं दैट हैज 6 इक्वल साइड्स, जिसके 6 इक्वल साइड्स हों उस फिगर को हम कहते हैं क्यूब। 6 इक्वल साइड्स, लेफ्ट राइट, अप डाउन, फ्रंट बैक, 6 इक्वल साइड्स, इट इज नोन एज क्यूब। देखें क्यूब कैसे बनाना है, आपने एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ करना है, एक और स्क्वायर बॉक्स उसके ऊपर आप ड्रॉ करें। ये 2 स्क्वायर बॉक्स हमने ड्रॉ किए और इनके कॉर्नर्स को आप कनेक्ट कर देंगे। जब आप इनके कॉर्नर्स को कनेक्ट करेंगे, ये जो शेप, ये जो फिगर बन गई है, इसको हम कहते हैं क्यूब। इट हैज 6 इक्वल साइड। यू कैन सी लेफ्ट साइड, राइट साइड, दे आर इक्वल, अप डाउन दे आर इक्वल, फ्रंट बैक दे आर इक्वल। तो 6 इक्वल साइड्स, दे आर इक्वल, दिस इज नोन एज क्यूब। सपोज इसमें आयोनिक कंपाउंड का क्यूब हम स्केच करने जा रहे हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड में 2 टाइप के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। सपोज पॉजिटिव आयन को हम रेड डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव आयन को येलो, ऑरेंज, पेल येलो कह लें, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने याद क्या रखना है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन होने चाहिए और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होने चाहिए। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव आयन प्लेस करें तो इसके हर साइड पे अब नेगेटिव आयन होना चाहिए बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर
एंड सिमिलरली चार्ज पार्टिकल रिपेल ईच अदर। अब इस नेगेटिव आयन के आगे कौन सा आयन होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज रेगुलर रेपिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। रेगुलर रेपिटेटिव, बार बार यही स्ट्रक्चर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ये ग्रो करता है तीनों डायरेक्शन में और एक बड़ा क्रिस्टल प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो रेगुलर रेपिटेटिव स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है आयोनिक कंपाउंड में, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट रेगुलर रेपिटेटिव पार्ट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, इट इज नोन एज यूनिट सेल। एग्जाम में आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, या एक और सिंपल वे में आपको बता देता हूँ, आप लोग इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली जो आपको क्वेश्चन आता है इस लेवल पे, स्केच क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर फॉर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। बाइनरी आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? बाई मीन टू, नरी मीन यूनिट्स दैट आर मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स ओनली। तो आपको यहाँ पे इस लेवल पे सिर्फ वो बाइनरी आयोनिक कंपाउंड दे सकता है विच आर मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स। एग्जांपल देख लें, NaCl दो एलिमेंट्स हैं, MgO देर आर टू एलिमेंट्स, Al2O3, Al2O3 में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं लेकिन आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है। ये तीन एग्जांपल जो आपके सामने मैंने लिखी हैं, दीज आर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। इन तीनों के लिए जो स्ट्रक्चर आप स्केच करेंगे उसको हम कहेंगे क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। और आपने ये बात याद रखनी है, ये जो मैं सिंपल स्केच आपको बताने जा रहा हूँ, आपने ये बात याद रखनी है कि इन अ क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 negative ions and each negative ion is surrounded by 6 positive ions. Each positive ion is surrounded by 6 negative ions and each negative ion is surrounded by 6 positive ions. दो स्केच मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। पहले सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयन है Na1 पॉजिटिव, 6 साइड, लेफ्ट राइट, अप डाउन, फ्रंट बैक। लेकिन फ्रंट बैक को जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वी आर अनेबल टू ड्रॉ फ्रंट एंड बैक अप्रोप्रिएटली। तो हमेशा फ्रंट और बैक को आप लोग टिल्ट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो टिल्ट या स्लांटिंग लाइन होगी ये हमेशा शॉर्टर लेंथ होनी चाहिए इसकी। जो लेफ्ट राइट और अप डाउन के लाइंस होंगे वो हमेशा लेंथी, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो जी एक्सिस है, इन एंड आउट ऑफ द वाइट बोर्ड, इन एंड आउट ऑफ द पेपर, इसकी लेंथ हमेशा आपने शॉर्ट रखनी है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स जी एक्सिस इन एंड आउट ऑफ द वाइट बोर्ड। अब आपने इन सब लाइंस के कॉर्नर पे नेगेटिव आयन प्लेस करना है। कौन सा नेगेटिव आयन है? क्लोराइड है। हम हर साइड पे क्लोराइड प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस पॉजिटिव आयन इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी नेगेटिव आयन? इट इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयन। नाउ लाइकवाइज टू गिव इट कंफर्मेशन, आप एक क्लोराइड आयन लें, कोई भी क्लोराइड आयन लें, ये राइट हैंड साइड वाला क्लोराइड आयन मैं ले रहा हूँ, इसकी 6 साइड्स पे हम पॉजिटिव सोडियम आयन प्लेस करके हम क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ईच पॉजिटिव आयन is surrounded by 6 negative ion and each negative ion is surrounded by 6 positive ion। इस एग्जाम्पल को सामने रख के वीडियो आप यहाँ पे पॉज करके MgO और Al2O3 का ये 3D क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर स्केच कर सकते हैं। स्केच करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में रेशियो 2:3 है। हमेशा बाइनरी कंपाउंड अगर आपको गिवन हो, जो मर्जी मोल रेशियो हो, आपने हमेशा याद रखना है कि ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव एंड ईच नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 6 पॉजिटिव। हाँ, जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज 2- लगाएंगे, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव लगाएंगे, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव लगाएंगे। 3D जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा हर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का NaCl की तरह बनाना है। आप इन दोनों का स्केच करें, मैं आपको इन दोनों में से एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मैं स्केच करके शो कर देता हूं।
ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने स्केच कर लिया है तो आप देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैसे स्केच होगा 3D क्यूबिक लैटिस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, 6 साइड्स, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। अब हर साइड पे नेगेटिव आयन प्लेस कर देना। हमारे पास कौन सा नेगेटिव आयन है? हमारे पास O2 माइनस नेगेटिव आयन है। हर साइड पे ऑक्साइड आयन प्लेस करें। आप देख सकते हैं कि ईच एल्यूमिनियम आयन इज सराउंडेड अट्रैक्टेड बाय 6 नेगेटिव आयन। और मैं फिर बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम से फर्क नहीं पड़ता। सोडियम क्लोराइड में 1:1 रेशियो है, MgO में 1:1 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2:3 है। लेकिन जब भी आयनिक कंपाउंड बाइनरी होते हैं उनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नेगेटिव आयन सराउंडिंग अ पॉजिटिव आयन या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडिंग अ नेगेटिव आयन, वो मोस्टली 6:6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, एक पॉजिटिव के अराउंड 6 नेगेटिव आयन, एक नेगेटिव के अराउंड 6 पॉजिटिव आयन, मोस्टली 6 होता है। सम टाइम एक और नंबर भी होता है जो हमारे इस लेवल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो आप सिर्फ ये बात याद रखें। मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेटेस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देता हूँ। राइट हैंड साइड वाला ऑक्साइड आयन, इसकी 6 साइड्स पे हम लोग एल्यूमिनियम आयन प्लेस कर देते हैं। ये कंप्लीट लेटेस्ट स्ट्रक्चर है किसी भी बाइनरी आयोनिक कंपाउंड के लिए। आपने ये स्केच आप ड्रॉ कर सकते हैं, या ये जो ऊपर स्केच मैंने यूनिट सेल बनाया है आप उसमें भी एक्सप्लेनेशन, उसमें भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव एंड ईच नेगेटिव इज सराउंडेड बाय 6 पॉजिटिव। अगर आप वही क्यूब बना के किसी एक टर्मिनल, किसी एक कॉर्नर के पॉजिटिव या नेगेटिव के अराउंड आप 6 अपोजिटली चार्ज पार्टिकल शो कर दें तो वो भी डायग्राम करेक्ट हो सकती है। ऊपर यूनिट सेल की डायग्राम देखें, मैं इस पॉजिटिव आयन को ले रहा हूं। देखें इसकी लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एक नेगेटिव आयन है, राइट साइड पे एक नेगेटिव आयन प्लेस करेंगे। इसके लोअर साइड पे एक नेगेटिव आयन है, ऊपर एक प्लेस कर देंगे। इसके आउटवर्ड एक नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, इनवर्ड एक नेगेटिव आयन प्लेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो पॉजिटिव आयन है, इट इज सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय हाउ मेनी नेगेटिव आयन? इट इज सराउंडेड बाय एंड अट्रैक्टेड बाय 6 नेगेटिव आयन। तो हमेशा याद रखना है, मोस्टली जो क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं हमारी केमिस्ट्री में, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, कुछ एक्सेप्शंस हैं, मोस्टली क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में ईच पॉजिटिव आयन is surrounded by 6 negative ion and each negative ion is surrounded by 6 positive ion। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आप कमेंट्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।